हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये क्लास 10 जैक बोर्ड का मॉडल सेट आ गया है। ये पहला सेट है, ठीक है, और 2-3 सेट आने वाला है, ठीक है। तो अभी हम इसको डील करेंगे। बहुत लोगों को पता नहीं है कि किस पैटर्न में ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो पहले हम इसको डील करेंगे कि इसको 4 सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो सेक्शन ए में क्या है? सेक्शन ए में आपका कितना क्वेश्चन रहने वाला है? 30 रहने वाला है। 30 को एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाला है और सारा क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है, सेक्शन ए में। सेक्शन बी में क्या होने वाला है? सेक्शन बी में कम से कम आपको 8 क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन इसमें से कितना क्वेश्चन बनाना है? एनी 6, कोई भी 6 बनाना है और सारा क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और सेक्शन सी में भी 8 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसमें क्या बनाने हैं? कम से कम 6 क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। इसका में हर एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स रहेगा, ठीक है। और सेक्शन डी में क्या कहता है? सेक्शन डी में कहा है कि लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा और इसमें कम से कम आपको 6 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको कोई भी 4 को बनाना है और हर एक क्वेश्चन का पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आया कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में बटा हुआ रहेगा। पहला सेक्शन ए में क्या होगा? आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड में क्या रहेगा? 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 6 को बनाना है, ठीक है। ये क्या है? वेरी शॉर्ट टाइप आंसर रहेगा। और थर्ड में क्या होगा? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। इसमें 8 है, 6 ही बनाना है और हर एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलेगा। और लास्ट का क्या है? लास्ट का है कि आपको कम से कम 6 क्वेश्चन दिया रहेगा और कितना बनाना है? एनी 4, और हर एक कितना क्वेश्चन पर कितना मार्क्स मिलेगा? 5 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 80 मार्क्स, ठीक है। ये 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेक्शन एमसीक्यू, ठीक है। इसमें कम से कम 30 क्वेश्चन है। आज हम लोग 30 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसलिए बिना देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, x² - 27 के शून्यक हैं, मतलब जीरो जब पी एक्स इक्वल टू x² - 27 आर क्या होंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम शून्य किसको बोलते हैं, मतलब जीरो जो पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? तो जीरो जो पोलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा वैल्यू पुट करें जिससे मेरा जो पूरा पोलिनोमियल हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसके लिए हम अगर हमको वैल्यू निकालना है, वो किस पॉइंट पे पूरा मेरा वैल्यू, किस पॉइंट पे पूरा मेरा जो पोलिनोमियल है वो जीरो हो जाए, तो क्या करते हैं दोस्त? पी एक्स वैल्यू इक्वल टू जीरो इक्वेट करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। तो पी एक्स क्या दिया हुआ मेरा? x² - 27 इक्वल टू जीरो। अब -27 है, अगर इक्वल को उधर जाएगा तो क्या होगा? +27 स्क्वायर इक्वल टू 27। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर रूट इधर स्क्वायर में है, अगर मतलब कि इक्वल को उधर साइड जाता है, मतलब राइट हैंड साइड जाता है, तो क्या हो जाएगा? √27। हम लोग जानते हैं एक्स इक्वल टू, अगर इसको तोड़ते हैं तो 3√3 आ जाएगा। ये मेरा प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। ये किस ऑप्शन में है? देखिए, पहला में नहीं है, दूसरा में है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा √27 को 3√3 कैसे लिखें, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा आप? सिंपल 27 लिखिएगा और इसको 3×9 = 27, 3×3 = 9। देखिए अब कैसे लिखते हैं? रूट में ये पेयर में लिखा है तो 3 बाहर हो जाएगा रूट से और ये रूट के अंदर लिखाएगा, तो +-3√3 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला का बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। If the graph of the polynomial intersect the x-axis at the 3 point, and how many zeros does it have? मतलब हम लोग जानते हैं कि जितना भी एक्स एक्सिस पे जितना पॉइंट होता है, जितना पॉइंट कट करता है, ठीक है, वही मेरा हो जाता है पोलिनोमियल का जीरो जो पोलिनोमियल। तो यहाँ पे लिख दिया है क्लियर क्वेश्चन में ही कि 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे पॉइंट कट कर रहा है। अगर 3 पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो मतलब 3 जीरो जब पोलिनोमियल होगा, तो इसमें देखिए ऑप्शन में कहाँ 3 है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड का देखिए, सेकेंड में ए का दिया हुआ 3, मतलब ए ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी देयर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, दो रेशनल के बीच में कितना नंबर ऑफ रेशनल नंबर होगा। हम लोग जानते हैं, ठीक है, लाइन रिप्रेजेंट करने जानते हैं ना दोस्त, लाइन रिप्रेजेंट किए तो जानते हैं ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये -1 होता है, ये -2 होता है, ये -3 होता है ना इस तरह। अब यहाँ पे देखिए ना, इसका अंदर में जो लाइन रहता है इसमें रेशनल इरेशनल मिला के रहता है, तो दो रेशनल के बीच में भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म होता है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, और दो इरेशनल के बीच में भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म रहता है। तो हम बोल सकते हैं इजीली कि दो रेशनल के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म होता है। ठीक है, तो कौन सा होगा? 3 का देखिए, 3 का 1 तो होगा नहीं, दो रेशनल के बीच में कितना रेशनल नंबर होगा? 1 तो होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 3 नहीं होगा, क्या होगा? इनफिनाइट होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है मेरा कि व्हाट विल बी द HCF ऑफ टू कंजुगेटिव इवन नंबर। अब इवन नंबर का कंजुगेटिव HCF पूछा है, तो इवन नंबर मानते हैं 2, कंजुगेटिव मतलब जानते हैं कि 2 है, तो जस्ट इसका आगे वाला इवन क्या होगा? कंजुगेटिव इवन बोल दिया ना, तो 2 बोल रहे हैं, 2 हम माने तो इसका आगे वाला इवन क्या होगा? 3 तो हो नहीं सकता है, 4 होगा, फिर 4 लेना होगा। अब इसी का पूछता है HCF क्या होगा? HCF कैसे निकालते? 2 4, तो 2 दूनी 4 कट गया, तो यही ना मेरा HCF हो गया, मेरा ये HCF हो गया कि नहीं हो गया? 2। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझे तो हम दूसरा ले लेते हैं, हमें इसको 4 मानते हैं, पहला ही 4 मान लेते हैं, पहला 4 मान लिए। तो अब जस्ट आगे कंजुगेटिव इवन क्या होगा? 5 तो हो नहीं सकता है, तो 6 होगा, तो 6 ले लिए। इसका भी HCF निकालते हैं, देख लेते हैं। HCF निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 इधर 6, तो 4 एकम 4, 6 में 4 गया तो 2, 4 ये वाला यहाँ उतरेगा, तो 2 दूनी 4, ये कट गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? ये 2 HCF हो जाएगा मेरा। तो मतलब हर केस में मेरा HCF क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। तो देखिए इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में कहाँ है 2? तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो चौथा नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह हम लोग चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम लोग पाँचवा पे। पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी मैक्सिमम सॉल्यूशन आर पॉसिबल टू लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0 इन टू वेरिएबल x y। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी एक इक्वेशन है ax + by + c = 0, यही है। तो कोई भी एक इक्वेशन है, ठीक है, इसमें x एंड y का जो वैल्यू है, क्या इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू मिल जाएगा, जिससे ये कंडीशन क्या कर जाएगा? मेरा सेटिस्फाइड कर जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो मेरा वही तो वैल्यू बोल रहा है कि एक्स वाई की क्या वैल्यू, कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है, तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म इसमें पुट करके क्या बोल सकते हैं, ये समीकरण को वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं 0 से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा, इन्फिनाइट। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं, ऑप्शन सी में मेरा इन्फिनाइट है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग पाँचवा को सॉल्व करेंगे। अब देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट आर द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं, कोई भी जो सॉल्यूशन होता है 2 तरह का होता है, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट जो होता है उसमें भी 2 तरह का होता है, एक यूनिक सोल्यूशन, एक इन्फिनाइट सोल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट में नो सोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग ऐसे पढ़े थे कि जैसे यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम होता है, रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि एक ऑप्शन के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। मतलब यही हम लोग अगर अपनाते हैं तभी मेरा ये सॉल्यूशन, मतलब ये प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई कोई ऐसा होता है कि 2 तरीका, 3 तरीका, 10 तरीका लगा के उस क्वेश्चन को, उस समस्या को हम लोग क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। वो मिनी सॉल्यूशन हुआ, जो सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, एक ही तरीके से हम लोग उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, वो हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन। जिसका बोलते हैं कोई भी समस्या है अब कुछ नहीं हो सकता है, इसका हल ही नहीं है। ठीक है, तो उसका क्या बोलते हैं? नो सोल्यूशन। तो इसमें ग्राफ से हम बताते हैं कि अगर यूनिक सोल्यूशन होता है,
क्या होता है, अगर यूनिक सोल्यूशन होता है तो क्या होता है, एक रेखा दूसरा रेखा को क्या करता है, काटता है। क्या, कितना पॉइंट पे, एक पॉइंट पे। क्या, एक पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट पे काटा। और ये क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन का होता है, प्रतिच्छेदित करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। अगर यही इन्फिनाइट सोल्यूशन रहता तो क्या करता है, इन्फिनाइट सोल्यूशन इस तरह बनता। और दो रेखा क्या होता है, एक दूसरे पे संपाती करता है, मतलब कोइंसाइड करता है। दूसरा का रेखा, पहला रेखा दूसरा रेखा क्या कर रहा है, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, संपाती कर रहा है। और तीसरा का जो कोई हल नहीं होगा, हमसे यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई नहीं हल होगा तो हम तो उसका बनाएंगे ना। तो एक ऐसा रेखा होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा कि दो रेखा एक दूसरे का क्या होगा, समानांतर होगा। दो रेखा एक दूसरे का समानांतर का मतलब कि एक रेखा दूसरा रेखा को कभी भी कितना भी आगे ऊपर बढ़ा लें तो वो एक दूसरे का काटेगा नहीं, वो होता है मेरा समानांतर रेखा। जब कब होगा ये, कोई हल नहीं निकलेगा तब ये केस होगा। तो यहाँ ऑप्शन में यही देखिए, ऑप्शन में क्या बोला, ऑप्शन में बोला है कि व्हाट आर द लाइन रिप्रेजेंट बाय द इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ द इक्वेशन, ये बोला है ना। तो यहाँ देखिए, तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट में तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं तो क्या बोले, दो रेखा एक दूसरे का क्या होगा, समानांतर होगा। देखिए समानांतर किस में, इसमें प्रतिच्छेदित होगा। प्रतिच्छेदित कब होता है, जब यूनिक सोल्यूशन होता है तब, ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसमें बोला है समानांतर, इसमें समानांतर होगा, सही बात है। संपाती भी नहीं होगा, संपाती कब होगा, जब इन्फिनाइट सोल्यूशन होता है। इस तरह मेरा ऑप्शन हो गया बी सही, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोलता है, इसमें रूट निकालना है। हम लोग रूट बहुत 6-7 से निकालते आ रहे हैं, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, क्या करेंगे, हमको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। तो पहले जो बीच वाला टर्म होता है ना, इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ऐसे दो टर्म में तोड़ते हैं कि जो बीच वाला टर्म भी आ जाए और इसको लास्ट और फर्स्ट वाला का गुना करके, जिससे यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट फर्स्ट को गुना करके 2x स्क्वायर, ठीक है, और बीच वाला को -3x। तो कितना में तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तोड़ेंगे, देखिए तो तोड़ सकते हैं, क्योंकि -2x पर -x क्या होगा, -3x भी आ गया। और इसको दोनों को गुना करते हैं तो 2x स्क्वायर भी आ गया ना। तो क्या करेंगे, x यहाँ से कॉमन निकलेगा, इसमें से x कॉमन निकलेगा तो x -2, यहाँ से -1 निकलेगा, x -2 इक्वल टू 0। देखिए क्या हो रहा, x -2 फिर कॉमन हो जाएगा, तो x -2 बाहर निकालिए, x -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी देखिए इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा, एक x का वैल्यू क्या आएगा, -1, ये आएगा ना। तो हम यहाँ पे चेक किए, यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू -1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा इसका रूट दिया हुआ है, तो 0 तो दिया हुआ है नहीं, -1 तो है, -1 है ना, -1 है, ठीक है। यानी x का वैल्यू क्या आएगा, एक सेकेंड, x का वैल्यू यहाँ पे -1 नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू x -1 इक्वल टू 0 होगा, तो x का वैल्यू 1 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा है, तो x का वैल्यू 0 तो होगा नहीं, -1 भी नहीं है, 2 है, ठीक है। 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, -2 भी नहीं है, ठीक है। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फाइंड 2 कंजुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ द स्क्वायर इज 290, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्त, इसमें फिर बोला है कंजुगेटिव, एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि फाइंड द 2 कंजुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ द स्क्वायर इज 290। तब इसमें देखिए ओड बोला हुआ है और कंजुगेटिव बोला, मतलब ओड 1 लेते हैं तो फिर क्या लेना होगा, 3 लेना होगा। ओड 4 लेते हैं, ओड 5 लेते हैं तो क्या लेना होगा, 7 लेना होगा। मतलब जस्ट इसका आगे वाला, जैसे 5 लिए तो 6 तो नहीं ले सकते हैं, 7 लेना होगा। 1 ले रहे हैं तो 2 तो इवन हो जा रहा है तो नहीं लेंगे, 3 लेना होगा। जस्ट कंजुगेटिव मतलब जस्ट इसका आगे वाला ओड, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओड नहीं पता तो हम एक्स मान सकते हैं ना ओड को, चलिए हम एक्स को ओड मान लेते हैं, तो एक्स ओड हो गया। अब इसका बोल जस्ट आगे वाला, तो क्या करेंगे, देख रहे थे बार बार 1 है तो 3 हो रहा था, 5 है तो 7 हो रहा था, 3 है तो 5 हो रहा था, मतलब 2 का डिफरेंस हो रहा है। तो x + 2 एक मान लेते हैं, सेकेंड वाला मान सकते हैं ना। तो इसको फिर से लिखते हैं अच्छी तरह से, क्या लिखते हैं, x हो गया
प्लस एक्स प्लस 2 हो गया, लिख सकते हैं ना। अब दोनों का क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, स्क्वायर करके क्या आ रहा है 290 आ रहा है, ठीक है। तो 290 आ रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ए प्लस बी का फॉर्म में तोड़ेंगे ना, तो तोड़िए आइए ए प्लस बी के फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 290 हम लोग लिखेंगे ना। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर एक टर्म जिसका है इसको क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 290। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है और उधर जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा 290 को। तो आइए देखिए कीजिए इसको, क्या हो जाएगा 2 अगर निकालते तो एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ 2x बचा, यहाँ 2 बचा इक्वल टू 100 क्या आ जाएगा 45, 145 आ जाएगा, आ गया। अगर 145 है, अगर इधर आता है लेफ्ट साइड आता है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि प्लस 145 था, इधर आएगा तो माइनस 145 आया, अब प्लस 2 था तो अगर घट जाएगा तो माइनस 143 बचेगा। अब इसको तोड़ना है तो फिर क्या करेंगे, इस टर्म को क्या करेंगे, इस टर्म को ऐसा तोड़ना है कि ये भी आ जाए और इसके साथ ये जो गुना करके आएगा ये भी आ जाना चाहिए, मतलब -143 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कितना में टूटेगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तोड़ रहे हैं, 13 माइनस 11 गया तो क्या 2x भी आ गया, ये भी आ गया, और 13 11 गुना करेंगे तो 143 भी आ जाएगा, मतलब इसको हम तोड़ सकते हैं इस फॉर्म में। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए x कॉमन निकल रहा, तो कीजिए x कॉमन, तो x कॉमन निकालें तो x प्लस 13 और यहाँ से माइनस क्या निकालेंगे 11, तो क्या होगा x प्लस 13। तो फिर देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे x प्लस 13 और फिर यहाँ भी x प्लस 13, तो कॉमन लेके यहाँ लिख रहे ऊपर में देखिएगा कि x प्लस 13 और क्या हो गया x माइनस 11 इक्वल टू 0 होगा ना। तो देखिए x प्लस 13 इधर जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -13, देखो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा ना। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, x का वैल्यू जो 13 है -13 ये तो नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव में है, x का वैल्यू पॉजिटिव वाला लेंगे। तो आइए पॉजिटिव वाला क्या हो गया, x का वैल्यू 11, देखिए 11 होगा तो दूसरा का क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अभी बोले ना जस्ट उसका आगे वाला कंजुगेटिव बोर्ड, एक 11 मान रहे हैं यहाँ, तो आगे वाला कंजुगेटिव बोर्ड क्या होगा 12 तो ले नहीं सकते हैं तो 13 होगा, तो 11 और 13 का पेयर बन रहा है। तो आइए देखिए इस ऑप्शन में 11 और 13 कहाँ है, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी 11 और 13 अभी बताया किस तरह इसको सॉल्व किए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि इसमें से विच ऑफ द फ्लोइंग इन एपी, इसमें से कौन सा टर्म, ठीक है, वो एपी में है, एपी के फॉर्म में। एपी का अगर किसी भी फॉर्म में अगर हमको देखना है तो क्या देखना पड़ता है, इसका जो बीच का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, क्या होगा सब में सेम होगा। तो पहला चेक करते हैं 2 4 8 16, तो पहला में 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस हो जा रहा है, तो ये तो नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको देखिए बी का 1 है, फिर 3 है, मतलब 2 का अंतर है, फिर सीधे 6 का अंतर हो जा रहा है, ये भी नहीं होने वाला है। डी को देखिए 1 है, 2 है, फिर 9 हो जा रहा है, मतलब पहले 3 का अंतर फिर 5 का अंतर हो जा रहा है, ये भी नहीं होने वाला। सी को देखिए, सी का क्या है कि 1 है, -10 है, फिर +4 किया तो -6 आया, +4 किया तो -2 आया, +4 किया तो 2 आया, मतलब इसमें +4 का अंतर हो रहा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, मतलब ये एपी का फॉर्म में है, ठीक है। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर कि क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या है कि द वैल्यू ऑफ द 18 टर्म ऑफ 1 4 7 और 10, ठीक है। तो ये यहाँ से हमको दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, ए का वैल्यू बताइए क्या होगा,
ए का वैल्यू 1 होगा। डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू क्या निकालते हैं, A2 - A1 A3 - 7 मतलब दोनों का बीच का अंतर। ठीक है, तो 4 में 1 गया तो क्या हुआ, 3 हुआ। 7 में 4 गया तो 3 ही आएगा। 10 में 7 गया तो 3 ही आएगा। ठीक है, अब हमको और क्या जानते हैं, 18वां पद निकालना, तो A18 लिखेंगे। अब जानते हैं क्या होता है, A+17D लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, फार्मूला होता है ना, AN = A+N-1D। ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म में लिखेंगे A+N-1D। ठीक है, तो यही हम 18 जब पुट करते हैं n के जगह, तो यहाँ भी 18 होगा पुट n, तो यही 18 में से क्या हो गया, 17D, ये इस फॉर्म में आ गया। अब A का वैल्यू भी पता है, D का वैल्यू भी पता है। ठीक है, तो पुट करिए, A का वैल्यू 1 और 17 × 3 करेंगे ना, 17×3 = 51, तो 51 एक क्या हो गया, 52। तो A18 पद क्या निकलेगा मेरा, 52। अब 52 देखते कहाँ पे है 10 में, यहाँ पे ऑप्शन सी नंबर 52। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। अब आइए 11 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गया है और 20 क्वेश्चन। ठीक है, बस आप बने रहिए और अपने तैयारी में अच्छी तरह से अपने तैयारी को और बूस्टअप कीजिए। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इफ़ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 16:9 है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर कोस्पोंडिंग साइड। ठीक है, उसका कोस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा। तो जानते हैं हम लोग कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल क्या है, एक ट्राइंगल ये हो गया, दूसरे का ट्राइंगल ये हो गया, ये एक दूसरे का सिमिलर है। अगर ऐसा सिमिलर होगा ना, तो क्या करेंगे कि इसका जो एरिया होगा, मान लेते हैं एरिया A1, इसका एरिया A2। ठीक है, और इसका साइड x मान लेते हैं, इसका साइड y मान लेते हैं। कोस्पोंडिंग साइड है x है, कोस्पोंडिंग साइड y है, तो इसका क्या हो जाएगा, x², ये y²। इस फॉर्म में हो जाता है। जब भी ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर होता है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, उसका कोस्पोंडिंग साइड का स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 16:9 दिया है, तो क्या लिखेंगे, 16:9 लिखेंगे। लिखिए, 16:9 है। यहाँ मान लेते एक्स वाई है, इसका स्क्वायर है, इधर इधर जाएगा तो क्या होगा, अंदर रूट हो जाएगा, अंदर रूट 16:9, यहाँ पे x/y। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 का अंदर रूट क्या हो जाएगा, 4 और 3 का 3 = x/y। इस फॉर्म में हो गया, तो क्या हो गया, 4:3। तो देखिए इस ऑप्शन में कहाँ है 4:3, वही मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 11 का देखिए सी में दिख रहा है 4:3, तो यही मेरा हो जाएगा क्या, 11 का सी आंसर। ठीक है, इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसको। 12 क्वेश्चन कहता है कि डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द ईच साइड विल बी, क्या होगा। तो क्या करेंगे, पहले रोम्बस बनाएंगे। रोम्बस हम लोग जानते हैं बनाने, इस तरह रोम्बस होता है। ठीक है, और इसका डायगोनल करते खींचते हैं। ठीक है, इस तरह डायगोनल भी खींच दिए, और इसका बीच में क्या करते हैं, ओ मान लेते हैं, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब क्या बोल रहा है कि इसका कुछ हमको उसको सॉल्व करने से पहले इसका कुछ प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी क्या क्या जानते हैं, ठीक है, हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये इसका साइड होता है, क्या होता है, बराबर होता है। और ये क्या होता है, डायगोनल का जो इंटरसेक्ट हो गया है, ए ओ और ओ सी क्या होता है, बराबर होता है। उसी तरह ओ बी ओ डी क्या होता है, एक दूसरे का बराबर होता है। तो ये दे दिया मेरा कितना, 8 दे दिया है। क्या दे दिया, 8। देखिए यहाँ पढ़िए कि 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है,
तो ये 3 में बटेगा, और 8 सेंटीमीटर दिया तो 4 में बटेगा, 4 में। तो ये क्या होगा, 3 हो गया, ये क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे और ऊपर से हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम है, क्यों, मतलब रोम्बस है, रोम्बस अगर जो इंटरसेक्ट करता है डायगोनल, वो क्या होता है, वो क्या करता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करता है तो इधर 4 हो गया, इधर 3 हो गया, तो ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम लग के निकल जाएगा ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंदर रूट करेंगे तो मेरा ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम तो जानते हैं ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंदर रूट निकालेंगे तो मेरा हाइपोटेनियस आता है। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25, अंदर रूट 25 होगा ना, अंदर रूट 25 का क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो किसका वैल्यू क्या निकल जाएगा मेरा, इसका वैल्यू निकल जाएगा मेरा 5। ठीक है, और यही पूछा हुआ था, रोम्बस का साइड पूछा हुआ था, तो इसका 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, तो टोटल नहीं पूछा है। ठीक है, इसका साइड पूछा था, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 5। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ 5 है, 12 का ऑप्शन सी में है 5 सेंटीमीटर। तो यही मेरा क्या हो गया, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे, कि 13 कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सिस। हम लोग एक्सिस जानते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चलिए यहाँ बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, नहीं ये वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। ये कहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहीं पे ना। और यहाँ पे क्या मानते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग मानते हैं 0 0, ये ना मानते हैं। तो ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया ना। तो कोऑर्डिनेट तो नहीं बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी नहीं बोलेंगे, ओरिजिन बी का देखिए ओरिजिन है तो ओरिजिन इसको बोलेंगे। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को बनाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता क्या है कि देयर आर द 5 यूनिट पेयर फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द एक्स एक्सिस, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक बोला है, हम पहले एक्सिस बनाते हैं, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई लिख देते हैं, इस तरह एक्स हो गया ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 यूनिट पेयर फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, 5 यूनिट का डिस्टेंस है। ये वाई एक्सिस से क्या है, 5 यूनिट का युगम बना रहा है, मतलब इधर भी हो सकता है, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो इधर मान लेते इधर 5 है, इधर मान लेते इधर 5 है, -5। ठीक है, यही बोल रहा है कि जो कोऑर्डिनेट पॉइंट पी है लोकेट कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, लोकेट एक्स एक्सिस पे, यहाँ भी हो सकता है या यहाँ हो सकता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे इस जगह या इस जगह। तो इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, -5, और वाई एक्सिस तो 0 यहाँ पे, इसका हो जाएगा 5, और वाई एक्सिस 0 है तो 5 0। ये दो मेरा कोऑर्डिनेट आ रहा है। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 5 0 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, मतलब 14 का ए आंसर हो जाएगा। 0 5 तो होगा नहीं, 5 5 होगा नहीं, -5 -5 होगा नहीं, सिर्फ यही होगा। ठीक है, अगर -5 0 अगर दिया हुआ रहता तो ये भी आंसर हो जाता, लेकिन ये आंसर नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ 5 0 मिल रहा था, यही मेरा आंसर हो गया। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। आइए अब 15 क्वेश्चन को देखते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छी तरह से बूस्टअप करते हैं। ठीक है, तो आइए मेरा 15 क्वेश्चन है कि इफ साइन ए इक्वल टू क्या दिया 3/4, द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोस ए, कोसेक ए। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए का जस्ट उल्टा क्या होता है, प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं ना, 1/कोसेक ए, यही होता है ना, साइन ए बाई जस्ट 1/कोसेक ए। तो अब देखिए साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3/4, तो कोसेक जस्ट उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, लिखेंगे ना कोसेक ए इक्वल टू 1/साइन ए, लिखेंगे तो क्या आएगा 1/साइन ए, क्या क्या वैल्यू है 3/4, तो 4 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3, ये मेरा कोसेक ए निकल गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/3, तो कहाँ है 15 में देखिए 4/3, पहला ऑप्शन है 4/3, तो मेरा 15 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन क्या कहता है कि सेक ए प्लस 10 ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, पहले तोड़ेंगे, सेक ए को 1/कोस से लिख सकते हैं ना, जस्ट इसका उल्टा होता है, प्लस 10 ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कोस ए।
ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन ए, ठीक है, साइड में इनटू में था ना, यहाँ देखिए। अब देखिए इसको एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, कोस ए, ठीक है, ऊपर में 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे इंटू में 1 माइनस साइन है, साइन ए, ठीक है। यहाँ याद रखिए 1 माइनस साइन ए है, ठीक है। तब 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कोस ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर भी एक प्रॉपर्टी है, किसके बराबर होता है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो अगर साइन स्क्वायर ए उधर आ गया तो कोस स्क्वायर ए का ये फॉर्मूला बन जाता है। तो कोस स्क्वायर ए बाई कोस ए। अब इसको काटिए, इसको अगर काटते हैं तो कोस से पूरा कटेगा, इसका स्क्वायर से तो क्या बचेगा, सिर्फ कोस ए। अब देखिए ऑप्शन में जहाँ कोस ए होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कहाँ पे ये कोस ए आंसर है, ठीक है। 16 का देखिएगा तो मेरा कोस ए बी में दिख रहा है, तो यही मेरा 16 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि 10 ए इक्वल टू √3 है। और याद कीजिए कि √3 का हम लोग याद किए हैं कि √3 का क्या वैल्यू होता है, 1060 होता है ना, 1060 होता है। तो लिख सकते हैं ना 10a इक्वल टू 1060 डिग्री, लिख सकते हैं ना √3 को। अब इसको क्या करते हैं ना लोग, इसको काट देते हैं, 10 को काटना नहीं है, सीधे लिखना है थीटा ए है तो ए का वैल्यू क्या होगा, 60 के डिग्री के बराबर होगा। यही हो गया मेरा। अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है, 90 डिग्री तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी 17 का बी आंसर हो जाएगा। 45 होगा नहीं, 30 होगा नहीं, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, तो पहले सूरज है तो हम सूरज बनाते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा रेड कलर का इस तरह सूरज होता है कि नहीं होता है। एक बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि इसका एक क्या है, पिलर है। मान लीजिए हम हरा कलर का पिलर बना रहे हैं, इसका शैडो आ रहा है। शैडो किस कलर का होता है, किसी भी कलर मानते हैं, हमको प्रोफेशनल थोड़ा बनना है यहाँ, ठीक है, समझाने से मतलब था मेरे को। तब देखिए बना दिए, ये मेरा था पिलर। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाएगा, कितना डिग्री बनाएगा। यहाँ पे क्या बोलेगा, ये जो है कितना डिग्री बनाएगा, कि ये जो इसका हाइट है, क्या है इसका हाइट, और इसका जो शैडो है वो क्या होगा, बराबर है। तो पहले से बोल दिया बराबर है, मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं, इसको x मानते हैं तो ये भी x लिखेंगे। तो पूछ रहा है कि कितना इसका डिग्री होगा कि ये जो हाइट है और ये जो शैडो है वो बराबर है, तो इसका कितना डिग्री होगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको थीटा मानते हैं और जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, p बाई बी। तो p क्या हो गया x और b क्या हो गया x, तो x बाई x लिखेंगे, कट गया तो 1 आ गया। अब जानते हैं 1 किसका वैल्यू होता है, जोड़ डालो अपने दिमाग पे और बताओ 1045 का 1 होता है कि नहीं होता, होता है। 10 थीटा इक्वल टू 1045 डिग्री, ठीक है। तो 10 को फिर काटना नहीं है, सिर्फ थीटा 10 हट जाता है, और थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 18 क्वेश्चन में ये कहाँ दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। आइए देखते हैं 45 डिग्री कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या है, 45 डिग्री है, तो यही हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 90 है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 90 कि हाउ मेनी डिग्रीज इन अ एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, कितना डिग्रीज होगा। तो हम लोग देखते हैं कि एक सर्कल लेते हैं, सेमी सर्कल है ना, एक सेमी सर्कल लेते हैं, सेमी सर्कल लिए। अब इसमें पूछ दिया कि कितना
डिग्री होगा तो कम से कम कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, सेमी सर्कल में का एंगल जो होता है कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, और टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें देखिए कहाँ कितना है, कहाँ पे आपका 90 डिग्री दे रहा है, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा। देखिए ऑप्शन डी में है, तो 19 का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल is the equal to the sum of their radii and the number of their column tangent will be, कितना होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पहले एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, एक सर्कल बना लिए, एक और सर्कल बनाते हैं, कौन कलर का, और रेड कलर का बना लेते हैं, मान लीजिए। बना दिए। अब क्या बोल रहा कि इसका जो रेडियाई है, ठीक है, इसका इसका वही मेरे डिस्टेंस के बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पूछा है टेंजेंट। ठीक है, तो हम लोग चलिए टेंजेंट देखते हैं क्या कितना इसमें टेंजेंट पॉसिबल है। तो पहला टेंजेंट कहाँ बनेगा, ये बीच से बनेगा, थोड़ा सही से नहीं बना है। एक टेंजेंट ये बनेगा, और दूसरा टेंजेंट कहाँ बनेगा बताइए, दूसरा टेंजेंट कहीं ना कहीं इधर से कटेगा, एक टेंजेंट ये बनेगा। ठीक है, यहाँ टच होगा, यही 3 टेंजेंट बनेगा, एक टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट, ये क्या हो गया, तीसरा टेंजेंट। तो कितना पॉसिबल नंबर ऑफ टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट 3। तो इस ऑप्शन में देखते हैं बीच में कहाँ 3 दिया हुआ है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, 2 सर्कल लिए और दोनों सर्कल में ये टेंजेंट है, इसका भी टेंजेंट है, इसका भी टेंजेंट, इसलिए एक टेंजेंट ये टेंजेंट लिए, तो क्या हो रहा है, इसका भी टेंजेंट हो रहा है, इसका भी हो रहा था, ये दूसरा टेंजेंट, ये क्या हो गया, तीसरा टेंजेंट। ठीक है, इस तरह 20 का क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, 20 का 3। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 21 क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए कोड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाए और यहाँ पे क्या किए कि एक कोड, ये दूसरा कोड, और एक क्या ले लिए हम, बीच का सेंटर ले लेते हैं दूसरा कलर से, मान लेते हैं हरा है, ये बीच का सेंटर है, वो है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका दूरी सेंटर से और इसका दूरी सेंटर से क्या है, दोनों बराबर होगा कि अनइक्वल होगा कि दोनों होगा कि सारा आंसर करेक्ट है, यही पूछ रहा है ना। इसमें देखिए, इसमें पूछ रहा है अनइक्वल होगा, इक्वल होगा, सारा सही होगा कि दो सी बोथ एम भी होगा। तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करने के लिए जो मेरा ये सेंटर है ना, सेंटर से क्या करेंगे, मिलाएंगे, क्या इसका कोड का पॉइंट इंड को, यहाँ कोड का इंड को मिला दिए। तब देखेंगे ना, ये तो सेंटर है, तो सेंटर से ये रेडियस जस्ट सेम, ये रेडियस सर्कल का सारा रेडियस तो बराबर होता है। तो ये ऊपर में है, सेंटर से जितना दूरी पे ये कोड होगा, जस्ट ये रेडियस सेम है, तो उतना ही ना नीचे भी सेम होगा। तो दोनों कोड क्या हो गए, सेंटर से दोनों कोड क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस पे है। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं क्योंकि रेडियस क्या है, दोनों ऊपर नीचे बराबर है, तो कोड भी क्या होगा, सेंटर से बराबर ही डिस्टेंस पे होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का बी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 21 का बी। इस तरह इसको हम सोल्व करेंगे। अब आते हैं हम लोग 22 पे। अब देखिए 22 क्वेश्चन क्या कहता है, 22 क्वेश्चन कहता है कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम of the two sphere 8:27 and the ratio of the two surface area will be क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, पहले दिया हुआ है, पहले लिखिए V1/V2, क्या दिया हुआ है 8/27, ये दिया हुआ है। तो V1 का क्या होता है एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³ बाय, ये 1 हो गया पहला स्फेयर का, उसी तरह 4/3πr³
R2 क्यूब इक्वल टू 8/27। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम काटते हैं 4/3 पाई, 4/3 पाई, ये कट गया पूरी तरह से। अब ये क्यूब है, अगर राइट हैंड साइड के आगे जाता है, ठीक है, राइट हैंड साइड की ओर जाता है तो क्या हो जाता है, क्यूब रूट हो जाता है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, R1/R2 इक्वल टू क्यूब रूट 8/27। ठीक है, 8/27 का क्यूब रूट। अब क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 2/3, ये हो जाएगा ना। तो इसमें देखेंगे कि इस ऑप्शन में 2/3, 2:3 कहाँ है, वही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेरा सरफेस का जो हो गया एरिया क्या हो गया, 2:3 हो गया। एक सेकंड, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया विल भी क्या होगा, तो ये क्या निकल गया मेरा, R1 R2 निकल गया 2:3। अब इसके आगे क्या करेंगे कि यहाँ सरफेस एरिया बोला है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4/3 πr² होता है ना। 4/3 क्या होता है, πr²। तो अब आगे देखिए इसको 2:3 याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, 2:3 ये रेशियो निकला है किसका, रेडियस निकला है। तो अब देखते हैं यहाँ पे बोला हुआ है क्या, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², ये होता है पहला वाला। फिर सेकेंड क्या होता है, 4πr²। तो यहाँ पे दिखने को मिल रहा होगा कि 4π कट जाएगा, R1² R2² है। तो R1 कितना आया था, 2 आया था, तो 2 का स्क्वायर, R2 कितना आया था, 3 का स्क्वायर, क्या होगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो 4:9 देखिए, 4:9 जहाँ होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 22 का क्या हो जाएगा, डी आंसर 4:9, क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया का क्या पूछा था, रेशियो पूछा था। तो आंसर हो जाएगा 22 का डी, 4:9। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 144 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड देन रेडियस इज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, CSA कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, हम लोग जानते हैं 4πr² होता है। ठीक है, कितना दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया, 144 पाई दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि 4π कट जाएगा और 4 से ये कटेगा कितना बार में, 36 बार में। तो R² अगर स्क्वायर है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 36 का अंदर रूट हो जाएगा। तो R का वैल्यू क्या हो गया, 6। यही मेरा रेडियस निकालना था। अब देखिए 23 में 6 सेंटीमीटर कहाँ है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो पहले ही में दिख गया हमको 6 सेंटीमीटर, तो 23 का क्या हो जाएगा, ए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24। 24 क्या कहता है, 24 देखिए क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग हेड व्हेन टॉसिंग अ कॉइन। हम लोग जानते हैं जब कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या होता है, हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, और कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो गया, 2 आ गया है, और हेड आने का चांस क्या है, एक ही है। ठीक है, एक है, तो टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 1, और टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो, 2। तो हम लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं हम लोग, NE/NS। ठीक है, यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो हेड आने का चांस क्या है, 1 है, और टोटल कितना आएगा, हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, यही 2 ऑप्शन है, तो 2 आएगा। तो 1/2 क्या होगा, मैं इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका, 24 का 1/2 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1/2। और हम लोग जानते हैं श्योर इवेंट मतलब कि कंफर्म को रिजल्ट पता है। 24 का 25 का देखिए लिखा कि श्योर इवेंट का हमको प्रोबेबिलिटी बताना है, मतलब क्या पहले से रिजल्ट पता है। ठीक है, तो श्योर इवेंट अगर बोलता है तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। ठीक है, 1 इसलिए होता है क्योंकि कंफर्म है कि इसका प्रोबेबिलिटी आएगा तो वही होगा। ठीक है, तो इसका हमेशा कभी भी पूछा श्योर अगर इवेंट तो प्रोबेबिलिटी इसका क्या होगा, 1 होगा। इसलिए 25 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, 1। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, और 5 क्वेश्चन बचा है, उसको हम लोग ख़त्म करके अगले वीडियो में उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ अ डाइस इज टॉस, ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग इवन नंबर इज। ठीक है,
तो अगर हम डाइस को क्या करते हैं, को हमको टॉस करते हैं, मतलब उसको थ्रोन करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यही पॉसिबल है? 7 आ सकता है क्या? नहीं ना, यही 6 को पॉसिबल है। तो इसमें से बोल रहा है कि जो फेवरेबल आउटकम है मेरा, क्या क्या इवेन नंबर, तो इवेन नंबर कौन कौन सा है, 2 है, 4 है, 6 है, यही ना है, और कोई है इवेन? तो कितना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया, 3, 3 हो रहा, तो ऊपर में 3 लिखेंगे। और टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। उसको काटिए, 3/2 क्या हो जाएगा, 1/2। ये मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 26 का। तो 26 में देखिए 1/2 है कहाँ, उसको सर्च मारिए और वही आंसर टिक कीजिए। 26 का ये तो हाँ फर्स्ट ही हो गया, ठीक है, फर्स्ट हो गया 1/2, 1/3 तो होगा नहीं, 1/4 होगा नहीं, 0 होगा नहीं, तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन 27 क्वेश्चन क्या कहता है कि ये 3 को मेरा दिया हुआ है, ये एपी के फॉर्म में है, तो इसका एक्स का वैल्यू निकालना था। हम लोग जानते हैं अगर कोई भी टर्म जो दिया हुआ है वो एपी में है तो क्या करते हैं, इसका जो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। और हम लोग बराबर होता है तो किस तरह निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसे A1 A2 A3 का फॉर्म में लिखा हुआ था, A2 माइनस A1 करते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं, A4 माइनस A3 करते हैं। उसी तरह तो हम क्या करेंगे, 3x में, अगर हम 3x में माइनस क्या करेंगे, x + 2 करेंगे, इक्वल टू 4x + 1 माइनस 3x करेंगे, करेंगे ना। अब देखिए एक ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 3x माइनस x माइनस 2 होगा, इक्वल टू 4x में 3x गया तो x + 1 लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3x में x गया तो क्या हो गया, 2x हो गया, माइनस 2 इक्वल टू x + 1 होगा ना। अब x अगर राइट हैंड साइड में है तो उसको इधर लाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो -x, तो सीधे x बचेगा, इधर -2 है तो उधर जाएगा तो +2, तो इधर 3 होगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 3। यही हमको निकालना था। तो देखिए ऑप्शन में x का वैल्यू जो 3 है तो वही आंसर हो जाएगा, वही ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 27 का x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 निकल गया। इस तरह 27 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और 3 क्वेश्चन बचा है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 28 क्वेश्चन को देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, 6 8 9 x एंड 13 का क्या दिया है, मीडियन मीन दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो हम लोग मीन कैसे निकालते हैं कि जो भी मेरा टर्म दिया उसको ऐड करते हैं, सबको सम करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं किससे, जितने नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। क्या है दिया, 6 दिया है, +8 दिया है, +9 दिया है, +x दिया है, +13 दिया है, और कुछ दिया है। टोटल नंबर टर्म कितना है, 2 4 5, 5 हो गया। और इसका मीन कितना दिया हुआ मेरा, इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ये दिया है ना। तो इसको जोड़िए, ऊपर वाला को जोड़िए तो 8 6 14, 14 9 कितना हो गया, 23, 23 3 23 13 36, तो क्या हो गया 36 + x/5 इक्वल टू 10। अब 5 उधर जाता है तो इधर गुना में हो जाएगा, इधर भागे में हो तो 50 हो जाएगा। तो 36 + x इक्वल टू 50, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 में 36 घट जाएगा, उधर जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए कहाँ पे 28 का, देखिए तो 28 का किस ऑप्शन में 14 है, तो देखिए ऑप्शन सी में 14 है, तो मेरा इसका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 14 हो जाएगा। इस तरह 28 तक हम लोग सॉल्व किए। और 2 क्वेश्चन है, इसको देखते हैं 29 के, चलिए देखते हैं, ठीक है। 29 क्वेश्चन क्या कहता है, 29 क्वेश्चन कहता है मोड, ठीक है। एक दे दिया है संख्या, उसमें बोला कि मोड कौन सा, मोड क्या होगा इसका। तो हम लोग जानते हैं मोड बहुलक निकालने के लिए कि नंबर ऑफ रिपीटेड जो टर्म रहता है ज़्यादा बार, ठीक है, जो ज़्यादा रिपीटेड टर्म होता है वही मेरा मोड हो जाता है। तो इसमें देखिए ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म कौन सा लिखा हुआ है, 2 को देखिए तो 2 3 बार लिखा हुआ है, 6 एक ही बार लिखा हुआ है, 4 एक ही बार लिखा हुआ है, मतलब 2 ज़्यादा बार इसको लिखा गया, तो 2 क्या हो जाएगा मेरा, मोड हो जाएगा। तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा, 29 का ए आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आइए उसको देखते हैं
और एमसीक्यू को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सब्जेक्टिव करेंगे, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ठीक है, और आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 8, 7, 12, 5, 10, 9 दिया हुआ है 11, इसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हम लोग मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको लिखिए असेंडिंग ऑर्डर में। क्या लिखेंगे, 8, पहले 7 होगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, उसके बाद 11 आएगा, फिर क्या आएगा, 12 आएगा, फिर आएगा 15। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें अब देखिए नंबर ऑफ टर्म कितना है, इसमें 2 केस बनता है, एक इवन एक ओड। तो नंबर ऑफ टर्म देखिए 7 दिया हुआ है ना, 2, 4, 6, 7 दिया है। तो इसका एक फार्मूला होता है, पहले इसका पोजीशन देखना पड़ता है। ठीक है, इसका पोजीशन देखिए, क्या करेंगे हम, दूसरा कलर लेते हैं। हाँ, इसका पोजीशन देखते हैं। तो अगर ओड का कंडीशन होता है ना, ओड का अगर ओड है, ठीक है, तो ओड है तो इसका n+1/2 का पोजीशन देखते हैं। तो n कितना है, 7 है, तो 7 + 1/2, तो 7 1 8, 8/2 क्या होगा, 4, चौथा पोजीशन। ठीक है, पहले असेंडिंग करेंगे, उसके बाद n+1/2 का पोजीशन देखेंगे, तो चौथा पोजीशन आएगा, कौन सा आएगा, 1, 2, 3, 4, ये पोजीशन आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सा हो जा रहा, 30 का ऑप्शन यही में दिख रहा है 10, तो मेरा 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा 10। ठीक है, इस तरह हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर यही आपका क्या रहता है, इवन केस रहता है, तो हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, n/2 का पोजीशन लेते हैं, प्लस अगर इवन नंबर ऑफ टर्म रहता है ये वाला, तो क्या करते हैं, n/2 पोजीशन लेते हैं, फिर n/2 करके +1 का पोजीशन लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है। ये कब होता है, इवन का केस में। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ ओड पूछा था, तो मेरा ओड क्या हो जाएगा, 30 का ए हो जाएगा 10। ठीक है, इस तरह हम इसको MCQ 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए। ठीक है, ये मेरा मॉडल सेट का पहला सेट था। अब हम इसका सब्जेक्टिव नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और जैसे जैसे 2-3 और सेट आने वाला है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो उसको दबा लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से बूस्ट अप कर पाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।